इनका भूगोल अलग अलग है, कितने पहाड़ से, कितने सूखा है, कितने कम है, कितने समुद्र लागे है। तो ये एक देश हो ही नहीं सकता। दुनिया में अब तक इस तरह के देश बने भी नहीं थे। लेकिन तमाम विविधताओं में एकता, हमारी बगिया में 100 रंग, अनेकों रंगों का समावेश करते हुए ये भारत देश का जन्म हुआ। और इसमें हमारे पुरखों ने अपनी गर्दनें कटाई थी। एक बहुत बड़ा मंथन हुआ। पौराणिक कथाओं में आप सुनते हैं ना कि देवताओं और राक्षसों के बीच में समुद्र मंथन हुआ। अजगर को उन्होंने वह जो अपना राई हुआ बनाई थी रीन, और उस मंथन में मिला अमृत भी निकला था और विष भी निकला। वो तो काल्पनिक कथा है, लेकिन असल कथा है हिंदुस्तान का आजादी का आंदोलन। इसमें भी ऐसे ही मंथन हुआ था। अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य बनाए रखने के लिए तमाम तरह के सवाल खड़े किए थे कि इस देश के अंदर जो मैंने कहा कि भाषा अलग अलग है, हिंदी भाषी लोगों का प्रभुत्व होगा तो मलयाली बोलने वाले, तमिल बोलने वाले, मराठी बोलने वाले, बंगाली बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, उनको उकसाया गया। अगर ये आजाद होगा तो हिंदुओं की संख्या ज्यादा है तो मुसलमानों को उकसाया गया, क्रिश्चियंस को उकसाया गया, अलग अलग धर्मों के बीच में आपस में फूट डालने की कोशिश की गई। ये सवाल भी खड़े हुए, जायज खड़े हुए। आज आपने फोटो लगा रखा भगत सिंह का, जो हमारी जिसके हम वारिस है, अंबेडकर का। बहुत बड़ा इन्होंने आजादी के आंदोलन में उनका योगदान। सबसे पहला सवाल तो ये खड़ा हुआ जो भगत सिंह और उसके साथियों ने जो सवाल खड़ा किया कि सिर्फ सत्ता बदलने से, शासक बदल देने से आजादी नहीं आएगी। अगर किसी लॉर्ड इरविन की जगह किसी गोपाल दास, ठाकुर दास को बिठा दोगे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आजादी का मतलब है शोषण से आजादी। आदमी के द्वारा, एक देश का दूसरे देश के द्वारा शोषण बंद होना चाहिए, व्यवस्था बदलने के बाद। यही से नारा निकला था, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब का मतलब क्रांति, व्यवस्था परिवर्तन। क्रांति की जरूरत है, व्यवस्था बदलने की जरूरत है। ये पीढ़ी दर सदियों से जो चलता है कि चंद लोगों के ऊपर, चंद लोगों के हाथ में बड़ी बड़ी रियासतें हैं, जागीरें हैं, वही सत्ता के ऊपर है। काम करने वाला, मेहनत करने वाला, उसकी मेहनत का शोषण होता है। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। दूसरा सवाल जो अम्बेडकर ने खड़ा किया कि सिर्फ आर्थिक शोषण ही नहीं, सामाजिक विभक्ता भी, जो असमानता है, उत्पीड़न है, जो जाति के आधार के ऊपर सदियों से चलता आया, जिसमें उसने कहा कि जो जन्म तो भाई कोई आदमी चुनाव नहीं करता, कड़े पैदा होगा, किस घर में पैदा होगा, कोई चुनाव नहीं करता। मैं पैदा हुआ हूं, इस हिंदू समाज के अंदर पैदा हुआ हूं, लेकिन इस हिंदू समाज के अंदर जिस तरह से सदियों से औरतों का, इंसानों का लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे जो भेदभाव रहा है, मैं इस धर्म में मानूंगा नहीं। ये बदलना चाहिए। ये आपने लिखा होगा, कोई भी निर्माण समाज का जाति व्यवस्था की नींव पर नहीं हो सकता, वो चटक जाएगी, बिखर जाएगी। वो समाज एक रह नहीं सकता जिसमें बीत का बीत लागते हो, इकट्ठे रखते हो, लेकिन पानी तारी पीने का सावधानी हो। इतने ज्यादा भेदभाव, पानी तक कुएं का एक साथ नहीं पी सकते। खोजा मजदूर ने, चिनाई मजदूर ने कर दी, कुआं बन गया। और बड़े बादशाह मिला, यू तेरा नहीं है, ये तो बामणा का है, यू फलानी जात का है, तुम इससे पानी नहीं पी सकते। मटके पैंडे बर्तन बना दिए मजदूर ने। अब जब वो आगे
नहीं ब्राह्मण के हो गए, जाट के हो गए, फलाने के हो गए, दगड़े के हो गए। क्या व्यवस्था, सामाजिक जो व्यवस्था है ये बदलनी चाहिए। इस मंथन में जहां एक तरफ अंग्रेजों की तरफ से अपने साम्राज्य को बढ़ाए रखने के लिए लूट के साथ लूट का सहारा लिया, देश को लूटा गया, वो अपनी लूट बरकरार रखने के लिए उन्होंने मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये संगठन खड़े किए। धर्म के नाम के ऊपर लोगों के बीच में नफरत पैदा करो, दंगे कराओ, झगड़े पैदा करो। बंगाल का विभाजन किया धर्म के आधार के ऊपर ताकि धर्म पे लोग लड़े। ये इस व्यवस्था के, इस मंथन के दौरान अमृत भी निकला और जहर भी, विष भी निकला। विष तो निकला ये सांप्रदायिकता का जहर जिसने देश को बांट दिया। आजादी के साथ देश का बंटवारा, दुनिया में इतनी बड़ी विस्थापन, यहां से उधर, उधर से इधर, लोगों को अपनी पुरखों की जमीन, अपने जगह छोड़ करके वो आना पड़ा। लाखों लोग इस नफरत से, इस जहर से एक दूसरे के दुश्मन बने, हत्याएं की गई, जिसको भुलाया जा सकता। जहर भी है, इसके साथ ही अमृत भी पैदा हुआ। जो यहां लिखा है भारत का संविधान की उद्देशिका कि पहली बार हिंदुस्तान का आम आदमी, वाक्य कहां से शुरू होता है? हम भारत के लोग, हम भारत का राजा नहीं, राष्ट्रपति नहीं, कोई नेता नहीं, हम भारत के लोग ऐलान करते हैं क्या हम भारत को एक संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक गणराज्य का निर्माण करेंगे। हम हैं संप्रभु, हम अपने देश को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक गणराज्य का निर्माण करेंगे। यानी कि वो जो लुटे पिटे, अछूत माने जाने वाले, उन्होंने ही अपनी कुर्बानियां दे करके आखिरकार पहली बार एक किताब संविधान की बनी जिसके अंदर दर्ज हुआ औरत हो मर्द हो, जाति धर्म भाषा बोली रंग रूप क्या, इस आधार पर हम सब भारत के नागरिक हैं। हम भारत के नागरिक हैं और हर नागरिक की एक कीमत होगी, समानता के आधार पर। एक आदमी एक वोट की एक कीमत, ये बड़ी बात है। पहला, दुनिया का पहला देश बना था जिसने आजादी के तुरंत बाद सबके लिए, जो भी बालिग हैं, सबके लिए मताधिकार का अधिकार दिया। दुनिया में ऐसा पहले और देश नहीं। वहां गोरे लोगों को वोट का अधिकार था, कालों को नहीं था। मर्दों को वोट का अधिकार था, महिलाओं को नहीं था। वहां भी संघर्ष करने पड़े थे। आज अमेरिका जनतंत्र का नंबरदार बना खड़े खड़े, वहां काले लोगों को, महिलाओं को बाद तक भी वोट का अधिकार नहीं था, उसके लिए लड़ाइयां लड़नी पड़ी। ये तमाम यूरोप के देश, अपना देश ने पहली बार आजादी के साथ ही सभी के लिए वोट का अधिकार। लेकिन इस संविधान के अंदर कुछ, संविधान सभा को जब स्वीकार किया गया तब भी खुद अंबेडकर ने कहा था कि हम आज एक प्रतिरोधी स्थिति में दाखिल हो रहे हैं। प्रतिरोधी, विरोधाभासी स्थिति में दाखिल हो रहे हैं। एक तरफ हम राजनीतिक तौर पर समानता का अधिकार हासिल कर रहे हैं, एक आदमी एक वोट की एक कीमत, सबकी बराबर, लेकिन सामाजिक और आर्थिक तौर पर गैर बराबरी बनी। सामाजिक और आर्थिक तौर पर गैर बराबरी, और जब तक सामाजिक और आर्थिक तौर पर यह गैर बराबरी रहेगी, अगर इसको खत्म नहीं किया गया तो यार राजनीतिक बराबरी भी या राजनीतिक आजादी भी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। आज वो उनकी चेतावनी आजादी के 75वें साल के मौके के ऊपर मूर्त रूप में हम अपने सामने देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की आजादी, हिंदुस्तान की संप्रभुता, हमारी नागरिकों की समानता,
का जो अधिकार हमें मिला था, आज वो खतरे में है। हिंदुस्तान के संविधान की बुनियाद को खोखला कर दिया गया, उसको बदलने की कोशिश की गई है। ये एक विडंबना है, ये एक दुर्भाग्य है, ये अफसोस की बात है कि आज हिंदुस्तान की सत्ता के ऊपर 75वीं सालगिरह की मौके के ऊपर वो लोग सत्ता में आए हैं जो उस समय आजादी के आंदोलन के समय अंग्रेजों के साथ थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके प्रचारक रहे हमारे मोदी जी, जिसके प्रचारक रहे हमारे खट्टर जी, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के तमाम राजनीतिक पार्टियों से एक अलग पार्टी। ये अकेली एक पार्टी ऐसी है जिसका संचालक उसके सदस्य नहीं करते, उसका संचालक आरएसएस करता है। आरएसएस का उसके ऊपर नियंत्रण है, वो उसका संचालन करती है। और आरएसएस क्या है? आरएसएस जो 1925 में बना था, महाराष्ट्र के जो रजवाड़े थे, ब्राह्मण, उनकी अगुवाई के अंदर आरएसएस बना, जो मनुवाद को सबसे बड़ी विधायिका की किताब मानते हैं और पूरे आजादी के आंदोलन में परवान पर की आजादी की लड़ाई 1925, उस समय को आरएसएस का पूरी आजादी की लड़ाई में आपको एक आदमी नहीं मिलेगा जिसने आजादी की लड़ाई में भाग लिया। भाग लेने की छोड़ दो, कोई पर्चा नहीं मिल सकता आरएसएस का, कोई अखबार में बयान नहीं मिल सकता कि जिसमें भारत के लोगों से आरएसएस ने किसी भी समय यह आह्वान किया हो कि आओ अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के आंदोलन में भाग लो। वो अंग्रेजों के साथ। आरएसएस में महिलाओं के लिए जगह नहीं है, आरएसएस में महिला मेंबर नहीं बन सकती, उसकी प्रचारक नहीं हो सकती, वो पुरुषों का संगठन है। आरएसएस के अंदर दलित मुखिया नहीं हो सकता। पूरे इतिहास में आज तक आप जहां उस समय के ऊपर अंबेडकर, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आजादी के आंदोलन में छुआछूत के खिलाफ, पानी के सवाल को लेकर के, जागीरदारों के खिलाफ भूमि के सवाल को लेकर के जब आंदोलन किए जा रहे थे, पूछो आरएसएस के आज तक भी कोई एक उदाहरण बता दो कि जिसमें जातिगत आधार पर उत्पीड़न के खिलाफ आरएसएस या बीजेपी ने कहीं कोई आंदोलन लड़ा। आज भी वक्त की सच्चाई ये है, केरल में मंदिर के प्रवेश करने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी कि महिलाओं को, जो अभी तक एक जगह से आगे जाने को उनको इजाजत नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह गैर बराबरी है, महिलाओं को भी जाने दिया जाए। जो धर्म को मानते हैं, जो हिंदू धर्म की का आस्था है, तो उन सबको, औरतों मर्दों सबको जाने क्यों नहीं दिया जाता? लेकिन केरल में बीजेपी ने, आरएसएस ने लोगों की आस्था का सवाल बना करके औरतों की मंदिर प्रवेश के विरोध में जाकर के वह आंदोलन खड़े किए। आपको पता है कि राजस्थान के अंदर रूप कवर सती हो गई। सती प्रथा के खिलाफ अपने देश में आजादी के आंदोलन के दौरान एक क्रूर एक प्रथा चल रही थी। मर्द मरने के साथ औरत भी सती हो जाएगी, जिंदा जला दी जाती थी। सुधारक आंदोलन चले, कानून बने, सती प्रथा के पक्ष में राजस्थान के अंदर आंदोलन चला, उसका मंदिर बनाया। अनेकों उदाहरण है, आपको एक उदाहरण नहीं मिल सकता जहां आरएसएस के लोगों ने जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए कोई अभियान, कोई प्रचार किया हो। बल्कि सच्चाई है, दशहरे का दिन होता है आरएसएस की स्थापना का, और अब के भी जब दशहरा आवा तो देख लियो, उस दिन हथियारों की पूजा होती है और आरएसएस के लोग कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था वो
उसको दोबारा से स्थापित किए जाने की जरूरत है। ये वर्ण प्रस्ताव है। वो लोग सत्ता पर बैठे, अब सांप्रदायिक आधार के ऊपर हिंदुत्व के नाम पर इनका धर्म से कोई मतलब नहीं है। बाकायदा जो लोग, जिसने ये सावरकर वीर कहे, वीर सावरकर, ये सारे माफी मांगने वाले वीर, इनके उसने अपनी किताब के अंदर लिखा है हिंदुत्व का ये प्रोजेक्ट है, ये एक राजनीतिक प्रोजेक्ट है, इसका हिंदू धर्म से कोई वास्ता नहीं है। वो खुद नास्तिक था। ये प्रोजेक्ट है, राजनीतिक प्रोजेक्ट है, इसका नाम लेकर के लोगों के बीच में ध्रुवीकरण खड़ा किया जाता है और उस आधार के ऊपर आज जैसा अंग्रेजों की राजनीति थी उसी के तहत हिंदुस्तान में लूट के साथ फूट का गहरा रिश्ता है। बड़े बड़े कॉरपोरेट की सत्ता, बीजेपी की सत्ता का मतलब है कॉरपोरेट और कॉम्युनल ताकतों का गठजोड़। और वो इन 7-8 साल हो गए, 8 साल से मोदी की सरकार है। आज इन 8 साल के बाद हम देख रहे हैं कि इतनी असमानता, इतनी गैर बराबरी हमारे समाज में, इतिहास में कभी नहीं थी जो आज है। चमत्कारिक ढंग से, जादुई ढंग से, मतलब अचंभा होता है इतनी तेज गति से दौलत चंद लोगों की कैसे बढ़ रही है। मार्च 2020 जब कोरोना का लॉकडाउन घोषणा की थी मोदी ने, उस दिन से लेकर और 10 तारीख नवंबर की पिछले साल की 10 नवंबर 2021, इनके बीच में, इस 1.5 साल के बीच में जो आंकड़े हैं चौंकाने वाले। हिंदुस्तान में 102 अरबपति थे, उनकी दौलत 20 मार्च 2020 में उस समय दौलत थी 23.5 लाख करोड़, 23.5 लाख करोड़। और नवंबर 2021 में उनकी दौलत होगी 53.5 लाख करोड़, 53.5 लाख करोड़। अडानी जी की दौलत 8 गुना बढ़ गई इसी समय। यही वो समय है जिसमें हिंदुस्तान में गरीबी 2 गुना बढ़ी है और हिंदुस्तान की 84% आबादी की आमदन पहले से कम हो गई है। हिंदुस्तान के 84% लोगों की तो आमदन घटी और ये अरबपति 102 से 142 हो गए और उनकी दौलत 2.5 गुना हो गई। यो कैसे हुआ? अब जाहिर है सौंत्या कभी वो घुमा के ले गया राज में, सब कुछ जिसकी चर्चा करी मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। देश का सब कुछ उनके हवाले, उनके टैक्स भी कम कर दिए, उनके कर्जे भी माफ कर दिए, बैंक आज सिसकने लग रहे हैं और बैंकों को बेचा जा रहा है उन्हीं को। दुनिया का सबसे ज्यादा विश्वसनीय कोई संस्था जिसकी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, रेटिंग बोलते हैं कंज्यूमर्स के लिए, उसका नाम था LIC। हिंदुस्तान के ढांचागत विकास में जिसका बहुत बड़ा योगदान था। मुनाफे का 95% सीधा उपभोक्ताओं के पास जाता था। सॉवरेन गारंटी थी, कोई उपभोक्ता का पैसा डूबेगा नहीं। आज वो LIC जो हीरा था, उस LIC को भी बेचना कायम। और ये सब बंदरगाह क्या, हवाई अड्डे क्या, बस अड्डे भी क्या अपने प्राइवेट ही कर रहे, हर चीज। तो इस वजह से ये पैदा हुआ है, ये भयंकर का सवाल है। अब यह जो लूट है, इस लूट से ध्यान भटकाने के लिए एक निरंकुशता का कोई भी विरोध करे तो लूट के लिए चाहिए डंडा आसानी से, ताकि वो लूट सके। तो इसलिए तानाशाही का शासन, तो मेरा भी ना अगर तानाशाही का हो गया, एक तानाशाही का जो इंदिरा
कर दी थी, जिसमें भाई अखबारों के ऊपर प्रतिबंध लग गया, विपक्ष की खबर नहीं आती थी, विपक्ष के लोग जेलों में डाल दिए गए थे। एक क्या है, यू भी करो जो इसने बताया, कानून खत्म कर दिए और हिंदुस्तान के संविधान के बिल्कुल विपरीत जाकर हड़ताल करने का अधिकार खत्म कर दिया, आयुध के बाकायदा कानून बना दिया, हड़ताल नहीं कर सकते, करेंगे नौकरी जाएगी, कोई उनका समर्थन करेगा उसका भी जेल होगी और सबके लिए यू तो करे। लेकिन यू इस तक न्यारा जो अछूत था ना, जिन्हें मतलब मंदिर में चढ़ने का अधिकार नहीं है, उसका एक न्यारा जान के नाम पे जगह जगह आरएसएस ने उनके लोकल देवता को लिए और उनकी न्यारी मंदिर बनाए। वाल्मीकियां खातर, हरिजनों खातर, अलग अलग जातियां खातर सबके न्यारे न्यारे ठिये उन खातर रखिए और उनको गौरव तक हो हिंदू। और ये मलेच्छ है, मुसलमान है और ये कर रहे हैं नाश देश का, 3-3, 4-4 ब्याह कर रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, हिंदू धर्म खतरे में है। अरे 3-3 ब्याह करेंगे तो भाई 3 गुना औरत चाहिए, तो मुसलमानों में 3 गुना औरत कहां से आएंगे? वो 3 ब्याह कर भी लेता होगा तो कुछ बिना ब्याह विनते होंगे। हालांकि जनमत संग्रह जो होता हमारा, उसके मुताबिक हिंदुओं में भी बहुपत्नी प्रथा अभी भी है, मुसलमानों से ज्यादा अहम नहीं है। आबादी बढ़ने का इससे कोई मतलब नहीं है। जो गरीब लोग हैं, आदिवासी हैं, आर्थिक तौर पे पिछड़े हुए हैं, बालक तो उनके फालतू हैं, जिनके लिए कोई पहुंच नहीं पढ़ाई की, ना अस्पताल की, ना कुछ और की। वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई किसी धर्म का हो, आबादी तो अगर आबादी को रोकना है तो सबको विकास करो, सबको शिक्षित करो, सबके लिए आपको स्वास्थ्य की सुविधाएं, चेतना का विकास किया जाए। वो करने की बजाय लोगों के बीच में धर्म के नाम पर नफरत, फिर ये कह दिया लो जिहाद है, ये मुसलमान सुथरे सुथरे छोरे ने तैयार करे हैं और हिंदुओं की लड़कियां ने पटा के ब्याह करे हैं, धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो लव जिहाद के खिलाफ कानून, फिर गौ हत्या के खिलाफ कानून, धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून। धर्म राज आज मुगलों का राज रह लिया, अंग्रेजा का रह लिया, जब तक हिंदू खतरे में, राज खतरे में, जब तक हिंदुओं का राज जाए, लोगों के बीच में नफरत फैलती है। और इस आधार के ऊपर आज जो इसी धर्म में, जिसके बारे में अम्बेडकर ने कहा पैदा हो गया मनुपानी, जिसमें सबसे ज्यादा लोग जो लुटे थे, जो अछूत थे, जिनका कावड़ नहीं चढ़ देते थे मंदिर पर, आज भी घोषणी नहीं कर सकते, वह हिंदू बना दिए, हिंदू धर्म के ठेकेदार बन गए। आज वह बीजेपी के सबसे ज्यादा वोटर बन गए। भारत में आज धर्म संसद की जा रही है। जब यूपी का चुनाव हो रहा है, उस समय के ऊपर आपके पास और तो कोई मुद्दा नहीं है। धर्म संसद होती है हरिद्वार में, उत्तराखंड में भी चुनाव था, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में। ये धर्म संसद क्या कह रही है? धर्म संसद यही कह रही है, आह्वान किया जा रहा है, हथियार उठाओ, हत्याएं 20 लाख लोगों को जैसे बिला बर्मा कराया ऐसा करो। हिंदुस्तान को बर्मा बनाएंगे, अफगानिस्तान बनाएंगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा बिरला जनतंत्र का प्रहरी माना जाता था, आज हिंदुस्तान को एक ऐसा देश, धर्म को आज एक राक्षस के रूप में प्रयोग किया जा रहा बनाने का, हत्या, एक बड़ी साजिश। इसलिए इस समय के ऊपर हमारे भी, आप सब साथियों के, क्योंकि हमारी ये यूनियन, भवन निर्माण कामगार यूनियन, सीआईटीयू की सबसे बड़ी यूनियन है, वैसे भी निर्माण का मजदूर खेती के बाद सबसे ज्यादा संख्या में है। हालांकि सदस्यता में हमारी में पिछले कुछ सालों में कमी आई है, उस पर आप चर्चा करेंगे, कैसे अपनी यूनियन को इन कारणों के ऊपर चर्चा करते हुए
दोबारा से जिस मुकाम पर पहुंचे थे उससे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा तबका है, लाखों मजदूर हैं जो हमारी संगठन की पहुंच से बाहर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है वो तभी हो पाएगी कि जो यहां बैठे ये नेतृत्वकारी से डेलीगेट चुने हुए लोग आए, आपको अपने दिमाग में चेतना में कम से कम ये बात आज शामिल करनी पड़ेगी कि सिर्फ छोटे दायरे में रहकर अपनी छोटी सोच नहीं लेकर कि मन नहीं मेरा और क्या ये फालतू राजनीति का, मेरा कार्ड बढ़ जाना चाहिए, मेरी कापी बढ़ जानी चाहिए, मेरा बेनिफिट बढ़ जाना चाहिए, यूं कोना बड़ा है। अगर तेरी सोच याद रहेगी, अगर यहां इस दायरे में रहोगे, ये पूरे बड़े पैकेज को तू कापी की बात कर रहा है, देश का लाल किला तक नहीं बचा, पूरी रेलवे गई, आपके बंदरगाह चली गई, आपके तमाम हवाई अड्डे जाने लग रहे हैं, आपके तेल की कुएं बेच दिए गए, कोयले की खाद चली गई है, देश पूरा का पूरा बेचा जा रहा है। यूं देश से ना बचेगा, तेरी कापी का क्या बनेगा? देश को बांटने की, तोड़ने की पूरी साजिश है। देश की संप्रभुता की जो बात की थी, संप्रभुता का मतलब है हम हैं, अपने देश के बारे में क्या फैसला होगा। आज अमेरिका के सारे जो उसके पिछले को बन गया, वो जो कहता वही होगा, उनके दबाव में देश के खेती के कानून बदल दिए जाते हैं। देश विदेश के बड़ी पूंजी का गुलाम बनाने की तैयारी हिंदुस्तान को आज पूरी शक्ति के ऊपर, देश विदेश के बड़े पूंजीपतियों का गठजोड़ है जो देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, और उस गुलाम बनाने वाले घोड़े का नाम है बीजेपी आरएसएस। उसकी सवारी की है, उसकी राजनीति है सांप्रदायिकता की, जो हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का मुखौटा जिसने लगा रखा है। अगर इस साजिश को नहीं समझेंगे, इसको तार नहीं करेंगे, अगर इसको आप अपना शत्रु नहीं मानेंगे। आपने देखा कोरोना के टाइम पर हमारे निर्माण मजदूर के साथी जो माइनॉरिटी से थे, मुस्लिम समाज से थे, प्रचार कर दिया गया कि ये है, ये लेकर है कोरोना। अफसोस की बात, दुख की बात, उन दिनों को याद करके देखो, हमारे कुछ साथियों ने कहा वही निर्माण के मजदूर जिनके लिए हम काम करते थे, उस संकट के समय पर वही हमारे दरबार पर आके बोले, तुम मुल्ले, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुम्हारे रिश्तेदार आए, वही दुश्मन बन गए। कोरोना एक वायरस है जो न धर्म को देखता, न जाति को देखता, न भाषा को देखता, न रंग को देखता, लेकिन उसकी भी सांप्रदायिकरण किया गया। ये सबक लेने की जरूरत है, और इस आधार के ऊपर आज जरूर इस बात की, ये जो किसान आंदोलन, इसमें लड़ाई लड़ते लड़ते आखिरकार ये किसान आंदोलन में भी सब किसी को नहीं पता था कितना लंबा चलेगा, लेकिन थपेड़े खा करके जिस तरह से उस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की गई पंजाब और हरियाणा के बीच में, उसको भी कहा गया ये खालिस्तानी है, उसको भी कहा गया चीन के एजेंट है, पाकिस्तान के एजेंट है, विदेशों से पैसा आ रहा है। ये साजिश तमाम तीर तरकस बीजेपी ने जो अब तक तो चलाती आई थी, क्योंकि जब शाहीन बाग में बैठे थे, नागरिकता के कानून बदले गए थे, उसके खिलाफ आंदोलन था, उनको कहा भी नहीं पाकिस्तान। जब जेएनयू के अंदर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर गुंडे घुस करके लड़कों लड़की को पीट रहे थे, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, जब दिल्ली के अंदर जब लड़के लड़कियों को पुलिस पीट रही थी, हम में से जो मजदूर हैं या किसान थे जो इस आंदोलन में थे, वह भी क्या करते, मोदी ने बोला कुछ काम तो बढ़िया कर दी, धारा 370 तोड़ दी, कश्मीर तोड़ दिया, बढ़िया कर दिया, राम मंदिर बन गया, बढ़िया हो गया, और यूं बोला सीधे कर दे लाइन में, जो ठीक हो गया। और जब तेरी खाटला जब मारी, तेरी धरती जागी, तो नस्ल का और फसल का खतरा जब पैदा हुआ, तब अकल ठिकाना आई, तब आई बात समझ में कि या तो बात कुछ और है। फिर वह किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। और ये अच्छी बात हुई कि हम ट्रेड यूनियन के लोगों ने उसी दिन 26 तारीख को जब किसान जा रहे थे दिल्ली के लिए, आपने पूरे देश के स्तर के ऊपर हड़ताल की, और इस समय किसान मजदूर संगठनों के बीच में तालमेल मिला। आज अगर देश को कोई बचा सकता है, देश के कोई भविष्य की तकदीर को कोई बदल सकता है, तो वह है ये किसान और मजदूर की एकता।
हमने मिलकर एक ही संसद सत्र था जिसमें ये बिना बहस के 3 कृषि के कानून बने थे, और वही सत्र है जिसमें 3 लेबर कोड्स बिल पास किए थे बिना बहस के, बिना विमर्श के। हमारी तुम्हारी लड़ाई एक या एक समझदारी पैदा हुई है, लेकिन अभी भी ये ऊपरी तौर पर ऊपर है, गहरे नीचे नहीं गई। इसको नीचे ले जाने की जरूरत है, इसको नीचे ले जाने की जरूरत है। ये किसान की जब हम बात करते हैं तो कई भाइयां उसी समय के ऊपर ऐसा आता है कि इनके साथ हमारा कुकर हो सका है, ये तो हमें ढंग से बोलते भी नहीं है, ये तो हमारे लुटेरे हैं। असल में किसान के सारे एक नहीं, इनमें एक छोटा हिस्सा तो किसानों का ऐसा है, अच्छे खाते पीते हैं, धरती भी चौखी है, बालक भी अब चला गए होंगे, कोई पेट्रोल पंप भी बना रहा होगा, प्राइवेट स्कूल भी खोल रखा होगा, ठेकेदारी भी कर रहा है, की दुकान भी है, चौखा में होता है। एक वर्ग तो है जो, पर ये गिनती के गांव की चौधर उनकी है, गांव में 57 के हाथ में है, शहर में कोठी नहीं बना रखी, और उनका सूत आ रही थी कई साल है, क्योंकि जब तो सरकार ने हाथ खींचे पढ़ाए थे तो प्राइवेट स्कूल बन गया, मालादार हो गए। सरकार ने पीडब्ल्यूडी की जगह प्राइवेट ठेकेदारी का काम, तो ठेकेदार बन गए, ठेके का काम भी उनका, पेट्रोल पंप भी उनके, तो उनका फायदा है। पर एक जब ये अडानी अंबानी है बड़े बड़े कॉर्पोरेट का जावेगी खेती, तो उनके भी लागी को बेहतर आप इस छोटे हिस्से को छोड़ दो, उसको अभी भी सत्ता पक्ष के साथ है। लेकिन जो छोटा किसान है, जो बाध्य में खेती कर रहा है, 85% किसान हिंदुस्तान के भी हरियाणा के भी 5 किले का तड़ा है, कर्जा चढ़ रहा, बड़का की पढ़ाई महंगी होगी, बहुत सारा ना तो आज कोई बीमार हो जाए अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, प्राइवेट अस्पताल हो गए, किला कोई इलाज करवाने की स्थिति पैदा होती है, बेचने पड़ गए, मजदूरों की कतार में आ रहे हैं, उनमें भी नरेगा चाहिए, कोई काम मिल जाए शहर में आकर ट्रैक्टर लेगा और सब्जी बेचते देखा, बर्द करते देखे हैं, कोई तो कोई खेती के न्यारा और भी काम जो भी मिल जा करते देखा। एक तो वो, एक ये मजदूर है, हर गांव के स्तर के ऊपर इसको नीचे ले जाकर के देखो, जहां लिखा न्याय, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय का सवाल है तो संविधान के अंदर, तो ये सवाल खड़े करने के लिए हमारे गांव में किसान मजदूर एक साथ खड़े थे मोदी के खिलाफ, मोदी को घुटनों पर टेका था। लेकिन आज ये जगह जगह कुछ खाप के नेता बड़े बड़े चौधरी जिनके पास धोखा में होता है, जो राजनेताओं के साथ है, जो किसी न किसी रूप में राजनीति में काम भी कर रहे हैं, वो प्रतिनिधि नहीं है किसानों के, उनके अपने स्वार्थ हैं। सवाल यह है कि गांव के स्तर पर कौन सा न्याय है जिसकी धरती फालतू गांव की पंचायत की जमीन में भी कुरड़ी का रेण का चना वह भी उसने फालतू मिलेगी, जिसका जमीन थोड़ी उसने छोटा प्लाट मिलेगा, और जिसका जमीन है नहीं उसकी पंचायत की जमीन में कोई साधा नहीं। ये कौन सा न्याय भाई? ये सवाल तो खड़े करने पड़ेंगे। रेड की जगह चाहिए कि नहीं? कुदरत ने ये धरती किसी की मां की कोख पैदा हुई है क्या? ये जमीन कुदरत की आवास का अधिकार सबको मिलना चाहिए, ये कुदरत की संपदा है। हर नागरिक का जो हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुआ है उसको रहने का अधिकार मिले। गांव के अंदर ये छोटा किसान जिसने कुंडी गिरने की जगह नहीं मिल रही, और ये मजदूर, इनको मिलकर के मोर्चा बनाना है। आज जरूर तो इस बात की थी कि महामारी के चलते हुए लोगों का रोजगार चला गया, शहर में भी लोगों के रोजगार गए, तो उनको भी कोई रोजगार गारंटी का कोई कानून बना करके रोजगार दिया था। लेकिन जो गांव में नरेगा का कानून जो एक समय के ऊपर बना था, इस लाल झंडे की बदौलत बना था, आज उस कानून में के तहत भी लोगों को काम नहीं दिया जा रहा। उसका पिछले साल के बजट के मुकाबले 98,000 करोड़ का बजट पिछले साल था, अब की बात 73,000 करोड़, और उसमें जब 19,000 करोड़ पिछले साल का बकाया कटेगा, 50% की कटौती होगी, जरूरत की बढ़ोतरी करेगी। अब काम नहीं
उल्टा हमारे पर टैक्स बढ़ाओ है। अभी भी तेल में आग लग रही है और इस बजट में 2% टैक्स और बढ़ा दिया तेल पे। अभी चुनाव है, नवंबर तक कंपनियां ने रोक रखी कि तेल की कीमत नहीं बढ़ानी, लेकिन अखबार में आ रही है कि जिस दिन गिनती पूरी हो जाएगी उसके तुरंत बाद ये तेरा सिलेंडर और महंगा होगा, डीजल पेट्रोल इसमें कम से कम 10 रुपये प्रति लीटर की और बढ़ोतरी। ये बनेगा महंगाई। अब ट्रेड यूनियन ने हड़ताल की काल दी है 28-29 तारीख की, उसमें और मांगों के अलावा एक मांग लिखी है और ये जो विकल्प है जिसको आज ले जाने की जरूरत है कि ये जो आज एक तरफ अमीर इतने हो गए जिनकी कीमत 53.5 लाख करोड़ रुपए, 53.5 लाख, उन पर टैक्स क्यों नहीं बढ़ना चाहिए भाई? उनका तो टैक्स 35% मोदी ने घटा के 15% कर दिया और आम आदमी पर जीएसटी लगा के उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। फिर माचिस हो, चाय की पत्ती हो, चीनी हो, बस में बैठ कर सवारी करता हो, हर जगह टैक्स बढ़ा हुआ है। तो ट्रेड यूनियन की मांग है अमीरों पर टैक्स बढ़े, संपत्ति कर बढ़े। इसका क्या मतलब है? मैं एक उदाहरण देता हूं। एक आज 1 करोड़पति अरबपति, मान लो उसके पास 100 करोड़ की दौलत है, उसका बालक हो गए। अब कुदरत ने तो बालक मजदूर का घर में पैदा हुआ हो चाहे उसके घर में पैदा हो, कुदरत ने तो भाई 2 हाथ उसके दिए, 2 उसके दिए, 2 पांव उसके, 2 उसके, 2 आंख उसके, कुदरत ने तो बराबरी का न्याय किया, लेकिन वो पैदा हो गया। अब उसका नाम वो बाप जो भी संपत्ति जिसकी है उसका होएगी ट्रांसफर, बिना कुछ करे 100 करोड़ का मालिक बन जाएगा। 100 करोड़ तो भाई कम से कम जब उस बाप की जायदाद इसका नाम पावर है उस टाइम पर को 10%, 20%, 30%, 30 भी ला दो तो भी उसको तो बिना कमाए 170 करोड़ तो फिर भी खाएंगे। लेकिन आज तो आंकड़े ये आ रहे हैं सिर्फ 1% भी अगर टैक्स लगा दिया जाए तो हिंदुस्तान का जो बजट है स्वास्थ्य के ऊपर 10 साल के बजट के बराबर, सिर्फ 1% टैक्स लगाने से 10 साल के हिंदुस्तान का पूरी जनता का बजट उससे भी 10 गुना। देखो भाई, तो क्यों नहीं हो सकता यार? जो सड़कों पर खड़ा कर रखा देश, पाए आगे पर खड़ा करना पड़ेगा, लेकिन कौन करेगा? या सारी अपोजिशन चीज को, हालांकि कोई आज जरूरत किस बात की है कि यह जो आज खतरा हमारे सामने है, बीजेपी, आरएसएस, मोदी, जो भी हैं, सब जितने भी मेहनत का जनता के संगठन है, राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी, सबको मिलकर के इनको तो भगाना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा, इनको सत्ता से दूर करना पड़ेगा। ये प्रमुख कार्य बनता है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा काम ये भी बनता है कि विकल्प सिर्फ आ रहे इसकी जगह, मोदी की जगह किसी और में बैठा लो, वह फिर भगत सिंह वाली बात, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर नीतिगत स्तर के ऊपर बदलाव के लिए अगर आपको तैयारी नहीं करनी, अगर आपने राजनीतिक ताकत नहीं खड़ी की, और उसके लिए जरूरी है राजनीति का खरना बदलना पड़ेगा, राजनीति का चरित्र बदलना पड़ेगा, मजदूर वर्ग के पक्ष की राजनीति, वही वो एक काम कर सकते। आप बड़े बड़े साहूकार नेता मानो जो आपका एमपी पर इसको बड़ी कोठी है, बड़ी गाड़ी में चल रहे हैं, कई उसका पाछा आगे बंदूक खड़े चल रहे हैं, वह तो चौक फुटा ब्याह दिख है, रफिया वाला मानस है, मदद भी कर देता, ब्याह शादी में कन्यादान आ जाए। अपना रमेश तो लंगड़ाता चल रहा है, उस दौर में मोटरसाइकिल भी नहीं, सारी उम्र लगा दी, वो चुनाव लड़े, मजदूरों का नेता, चोट खाई है, गोली खाई है, जेल गया, सब कुछ कराया है, लेकिन चुनाव के टाइम पर वो मोटी टायरा वाली गाड़ी जो लेकर आया है, वो जो लुटेरा है जिसने 2 नंबर का पैसा इकट्ठा कर रखा है, उसने तो अपना नेता मान लिया, मेरा कन्यादान दे दिया है, मरण चीन पा दिया है, जात के नाम के ऊपर उसने घगड़े में बिठा रखे हैं, और अपन भूल जाए रमेश की जमानत चला।
जो अपने बीच के लड़े मरे परखे गए साथी हैं, बिकेगी टूटेगी, आपने ये राजनीतिक विकल्प खड़ा करा। इसका आपको पहरेदार बनना पड़ेगा। गांव में, मोहल्लों में आप लोगों को वो तैयारी करनी पड़ेगी। हर गांव के स्तर पर जो मैं कह रहा हूं कि मजदूर का, किसान का, मेहनतकश का, थारे बाका की आज पढ़ाई बंद हो रही है। स्कूल के अंदर हर आदमी के, गरीब आदमी के बालका की पढ़ाई के लिए बालक खड़े बेरोजगार, जेबीटी की ट्रेनिंग कर रखी, टेस्ट पास कर रखा है, लेकिन जेबीटी मास्टर नहीं लगेगा। सरकार ने फैसला कर दिया आगे क्यों नहीं लगेगा भाई? स्कूल में मास्टर की जरूरत है तो जगह 40,000 पद खाली पड़े हरियाणा, ये भरे क्यों नहीं जाने चाहिए? अस्पताल हर गांव के स्तर पर क्लिनिक क्यों नहीं होना चाहिए? क्या लड़ाई क्या साझे की नहीं है? क्या भवन निर्माण के मजदूर की नहीं है? क्या तेरी मांग सिर्फ काफी है? तेरी मांग यानी कि तेरे बालका की पढ़ाई सबको बराबर क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इलाज की व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए? जो आयुष्मान भारत, इसका एक जितना पकड़ा दिया, जो कुछ नहीं है। आयुष्मान भारत ये प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा देने का एक तरीका है। बीमा नहीं चाहिए, इलाज चाहिए, फ्री इलाज की गारंटी चाहिए। ये मुद्दे लेकर लड़ाई नहीं है। तो ये आवास का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, हमारे बालका ने गांव के अंदर लाइब्रेरी क्यों नहीं बनाए? अब जाना पड़ता शहर के अंदर, वहां लाइब्रेरी क्यों नहीं खुल सकती? वहां पर भी चौपाट बन रही है, ये चौपाट ना लाइब्रेरी बनाओ, हमारे लड़के लड़कियां पढ़ेंगी। गांव के स्तर पर खेल कूद, वहां कोच की व्यवस्था, ये सब होनी चाहिए। इन मुद्दों को लेकर के आपने मिलकर किसान सभा, CITU, खेत मजदूर यूनियन, सारे संगठनों को, महिला समिति, जो भी मोर्चे बनाने पड़ेंगे। और ये ऊपर तनी तले पे बना के जाओ, तुम तो भाई निर्माण के मजदूर, तुम नबेड़ा। अगर बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो ऊपर बिल्डिंग मजबूत खड़ी नहीं हो सकती। तो यूं जो नक्शा मैं आपके सामने रख रहा हूं कि देश का आज अगर बचाना है, उसके लिए नीचे गांव में, मोहल्ले में बुनियाद बनानी पड़ेगी। मेहनतकशों की, मजदूर की, किसान की एकता के मोर्चे देखेंगे बाद में क्या बनेगा, राज का किसकी सरकार बनेगी। आज के दिन इन मुद्दों के आधार पर, न्याय के सवाल पर जो संविधान में लिखी है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात, इस न्याय के सवाल को लेकर जिसमें शिक्षा का भी है, स्वास्थ्य का भी है, आवास का भी है, राशन का भी है, और शर्म की बात है आज यूपी में वोट मांग किया ना, इनको शर्म नहीं आती, बिना मोदी का नमक खाया। मोदी के बाप का इस देश की जनता ने हाथ काले करके पैदा किया। आज आप उसके प्रबंधक हो, सत्ता में आए हो, देश की जनता का था, उसका हक है, उसको मिलना चाहिए। तो ये अपना है। तो राशन डिपो पर 65,000 करोड़ रुपए की कटौती है। ये राशन डिपो पर जो राशन मिलता है इस बजट में 65,000 करोड़ रुपए की कटौती है। तो इसलिए और ज्यादा बात न करते हुए काफी समय आपका दिया, लेकिन इस मौके पर साथियों मैं आपसे बात यही कहना चाहता हूं, आपकी यूनियन को एक समय के ऊपर हमने मान लिया, हम क्या भी करते, हमारे भी भाषण ये थे, हमने यूं दिवा दिया, हमने 1 लाख का कन्यादान दिवा दिया, हमने 5 लाख रुपए दुर्घटना लाभ दिवा दिया, फलाना कर दिया, तब भी हम क्या करते भाई? ठीक है, यूनियन ने मेहनत करी है, लेकिन इस दीवार में सारे मजदूरों का योगदान है। हम न्याय नहीं दिवाएंगे। 1 लाख देशराज या सुरेंद्र या सुखबीर उसने उनका नहीं था। भूमिका है नेताओं की, महत्वपूर्ण है। गांव गए, कमेटियां बनाए, मेंबर बनाए, आंदोलन किए, नेतृत्व किया, लेकिन वह आप सारे मजदूर गिरने लगे थे तब जाके बात हुई। जब राज के ऊपर दबाव बढ़ा, फिर राज ने पलटी मारी, एक समय के ऊपर चाल चली कि मंत्री दरबार लगाता था, मशीन बांट रहा, वो बढ़ गया, वो तो दानदाता हो गया, पैसा हमारे बोर्ड का, साइकिल बांटता है, मशीन बांटता है, भीड़ लग रही है, और जो निर्माण का मजदूर नहीं भी था उनकी भी रजिस्ट्रेशन होगी। मैं एक तुमसे देखूं अचानक इतनी भीड़ की महिलाओं की आज पहले तो नहीं थी। और फिर उसके तुरंत बाद सरकार ने कहा ये तो फर्जी लोग आ गए। यूनियन का अधिकार जो पहले मेंबर बनाने का था, तस्दीक करने का, बोला ये तो यूनियन ने फर्जी भर दिए, इसको अधिकार खत्म।
उसके बाद अनेक प्रकार की शर्तें आ गई। आड़ा आकर फिर हमारे जो साथी का आकर हमने क्यों दबा दिया, वो तला जा वो पूछे मेरी कापी नहीं बनी, मेरा वजीफा नहीं मिला, मेरा फलाना छोड़ गया, इधर कंडाला नहीं आया, तू दीवानिया था जवाब। और वो बेचारे फिर ताक मान गए। अरे तुम क्या कर नहीं मान रहे हो भाई? एक भाई दुखी हुआ बैठा, बोला क्यों दुखी हो रहा है? बोला मां मरी। बोला क्यों तेरे हाथ में ना? फिर बोला दुखी क्यों हो रहा है? माए हाथ नहीं मरी, ये हमारी वजह से नहीं हुआ, सरकार ने योजना बना के सारी सुरक्षा के लिए किया। इसलिए आज लोगों के बीच में जाओ, वही नीचे गांव के स्तर के ऊपर कमेटियां कहां से सरकार की क्या साजिशें इकट्ठा करके अपन फिर से वही टीम अपन खड़ी करनी पड़ेगी। और इस आधार के ऊपर ये जो आपका सम्मेलन है, मैं समझता हूं कई मायनों में आपका एक मील का पत्थर साबित होगा। आप इस संकल्प के साथ इस सम्मेलन से जाएंगे अपना फैसला कर करके, ऐसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय एकता, जय संघर्ष। धन्यवाद साथी सुरेंद्र का, जिन्होंने विस्तार से न सिर्फ देश प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम में बल्कि क्योंकि शुरुआती दौर से हमारी टीम के साथ जुड़े रहे हैं, तो हमारे बीच भी क्या घटित हो रहा है उस सब की